स्कूल के टाइम पे मैं वो करता था ईबिस नेटवर्किंग मार्केटिंग वाला। अरे बाप रे, नेटवर्क मार्केटिंग को सिखाया नहीं सिखाया, बट कम्युनिकेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉलिड करा देती है। मतलब आप किसी भी आदमी से जाके बात कर सकते हो जाके। बट आई लर्न दैट यू कैन नॉट अर्न फेम एंड रिस्पेक्ट बाय फूलिंग अदर्स। बट धंधा मतलब ऐसा बोला जाता है कि किसी ने 500 करोड़ से ऊपर का बिजनेस बनाया तो बिना चीटिंग के बना ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज ही जीरो है। चाय सुट्टा बार कैसा चल रहा बिजनेस? बढ़िया है। कितना बढ़िया। तो ये बहुत बड़ा मार्केट भी अच्छा है। अगर सिर्फ चाय का कैफे का मार्केट बोला जाए तो 30,000 करोड़ का मार्केट है, और अनऑर्गेनाइज मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन FICCI के हिसाब से और फ्रेंचाइज इंडिया के हिसाब से 90,000 करोड़ का मार्केट है 2027 तक में। अच्छा, घर में अभी क्या बोलते हैं आपको, कैसे बात करते हैं? अभी आपको इतना बड़ा बिजनेस हो गया है। कि बाहर लोग ना मतलब कितना भी कुछ है वो खुशी व्यक्त नहीं करते, वो बोलते नहीं है पब्लिकली। कम से कम मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे कभी कि तुमने बहुत अच्छा ही कर दिया। आपकी लाइफ की 2-3 लर्निंग बताओ सॉलिड एज ए बिजनेस धंधे वाला आदमी के। यार बिजनेस में यार ये 3-4 चीजें तो होनी चाहिए, इसके बिना बिजनेस नहीं बनेगा। आपका कोर बिजनेस जो प्रोडक्ट है आप उसमें ध्यान दो, rather than diversifying in the very initial phase. Second, I would say भैया कि जो रिटेल मार्केट है वो ज़्यादा, जो चाय की थड़ी है आसपास लगी हुई है, तो वो ज़्यादा मार्केट कंजम्पशन ले लेती है। तो कैसे कम्पीट कैसे करेंगे? हम लोग का जो मेन कॉम्पिटिटर्स है ना, दीज पीपल आर रेडी वाला एंड ठेला वाला। पीपल आर मोर फोकसिंग टुवर्ड हाइजीन प्रोडक्ट, जहाँ पे उनको SOP वाले प्रोडक्ट मिल जाए। नॉट जस्ट चाय बट द वाइब, बट द क्वालिटी, द क्वांटिटी। स्टारबक्स हो गया, पेप्सी हो गई, तो ये जो बाहर के जो ब्रांड इंडिया में आते हैं वहाँ का टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। इंग्रेडिएंट्स में बहुत डिफरेंस है। शुगर लोग नहीं पीते हैं इतने बाहर, कंजप्शन इंडिया में जितना होता है। बट ऐसा मेंटेलिटी क्यों बना हुआ है? आपने भी चाय का बिजनेस किया, मैं चाय करूँगा, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट पे तो नहीं होगा, बट वाई चाय ओनली? अच्छा, आपके को फाउंडर के साथ रिलेशन कैसे हैं? मेरे बचपन का दोस्त है, तो व्यापार और दोस्ती साथ में नहीं चलती थी। हम दोनों में कुछ भी मैचिंग नहीं है। अनुभव जी, आपके अनुभव से बताओ कि दुबई में बिजनेस करना आसान है या इंडिया में बिजनेस करना आसान है? इंडिया में धंधा चालू करना आसान है, चलाना मुश्किल है। दुबई में धंधा चालू करना मुश्किल है, फिर चलाना आसान है। वाह। अनुभव जी, आपका नाम सुनते ही एक लाइन याद आती है, चाय सुट्टा बार। और चाय सुट्टा बार सुनते ही याद आता है अनुभव जी। तो द फाउंडर्स ड्रीम में भी हम चाहते हैं कि हर फाउंडर अपने ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर बने। अब क्योंकि ये क्यों चाहते हैं? क्योंकि एक फाउंडर ही हमेशा जानता है कि यार मैं अपने प्रोडक्ट से कितना प्यार करता हूँ, उससे ज़्यादा प्यार शायद कोई कर पाता होगा। तो फाउंडर्स ड्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है अनुभव जी। थैंक यू कुछ भैया। आप मुझे भैया मत बोलो तो। बहुत सारी चीज़ों में सीनियर है। आपने जॉब भी कर रखी है, आपने बिजनेस भी मल्टीपल करते हैं, आपने पॉडकास्ट भी 200 ले रखे हैं, इसलिए आप सीनियर हैं। सर, आज हम आपके बारे में बात करेंगे अब, क्योंकि मैं एक पॉडकास्टर की भूमिका निभाने जा रहा हूँ और आपसे कुछ सवालात ऐसे हो जाएँ तो प्लीज़ क्षमा याचना। तो अनुभव भैया, एक बात बताओ, कैसा चल रहा बिज़नेस विज़नेस? बढ़िया भैया, अच्छा चल रहा कितना बढ़िया। है। ये बहुत बड़ा मार्केट भी अच्छा है, ह्यूज मार्केट। और अगर सिर्फ चाय का कैफे का मार्केट बोला जाए तो 30,000 करोड़ का मार्केट है। और इसमें ये और अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात कर रहा हूँ। लेकिन FICCI के हिसाब से और फ्रेंचाइज इंडिया के हिसाब से 90,000 करोड़ का मार्केट है 2027 तक में। 24 से 28 CAGR से बढ़ रहा है ये। ह्यूज मार्केट है। इसका अभी हम लोग आप समझ लीजिए कि 1.5-2% ही कवर कर पाए हैं। आ, और बहुत पोटेंशियल है। मतलब जिस ग्रोथ से ये मार्केट बढ़ रहा है इंडिया में, वो ग्रोथ को मैच करना अभी थोड़ा सा एक चैलेंजिंग है। कर लेंगे लेकिन बहुत चैलेंजिंग है कि 24 से 25% CAGR आपको अगर लेके आना है ग्रोथ में, तो वो बहुत चैलेंजिंग है। ह्यूज मार्केट, मतलब बहुत पूरा समुंदर एकदम बहुत। बहुत बड़ा समुद्र है। कंजप्शन इतना ना, देखिए डेंसिटी इतनी, कंजप्शन इतना है, लोगों की हैबिट है चाय पीने की। बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया में, बस नहीं, बाहर भी, इंडिया के बाहर भी। इंडिया के बाहर भी बहुत तगड़ा मार्केट है ये। इनफैक्ट बताओ, कोई चाइनीज ब्रांड है, उसने नास्डैक में भी लिस्ट किया है। सेम बिजनेस मॉडल, कुछ भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सेम बिजनेस मॉडल। तो आप समझ सकते हैं कितना पोटेंशियल होगा। और इनफैक्ट चाइनीज ब्रांड ये ज़्यादा स्केल कर रहे हैं, वेस्ट में ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं। चाइनीज़ ब्रांड? चाइनीज ब्रांड ज़्यादा ब्रांड नहीं, 1-2 ही है उनके, लेकिन वो वेस्ट में पेनिट्रेट कर रहे हो। हम लोग के लिए वो बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ा मोटिवेशन भी है कि वो इतना अच्छा कर रहा है। अच्छा अनुभव जी, एक बात बताओ, हर फाउंडर का एक पर्सपेक्टिव होता है किसी भी बिज़नेस को देखने का। और जब भी कोई बिज़नेस किया जाता है तो पहले ही बोला जाता है कि सेल्स आएगी, धंधा आएगा, चीज़ें आएगी, फिर अपन धीरे-धीरे आगे बढ़ेंगे, क्लैरिटी बनेगी, चीज़ें होगी। आपने एक सपना देखा था कुछ साल पहले। आज आपका क्या ड्रीम है एक्चुअल का? सबसे बड़ा सपना यही है भैया कि हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में हम लोग का आउटलेट हो, और जो चाय का कंजप्शन है वो
हम जितना भी चाय का कंजप्शन बढ़ता जा रहा है हम उसको मीट कर पाए, मैच कर पाए। तो एक्सपेंशन कीपिंग द सस्टेनेबिलिटी इन माइंड इज़ आवर गोल कि फ्रेंचाइज़ में सबसे बड़ा ये भी रहता है कि आपकी फ्रेंचाइज़ी चलनी भी चाहिए। कोई बहुत बड़ा टास्क रहता है, एक्सपेंशन तो ईज़ी है कंपैरेटिवली। तो वो चीज़ मैच करके चलना। नहीं बट अनुभव जी एक बात बताओ ना, एक्सपांशन तो एक वो तो सेल्स टारगेट हो गया लाइफ का कि यार ये तो मेरे को धंधा बढ़ाना है मेरा, बट एक्चुअल टारगेट क्या है, एक्चुअल ड्रीम क्या है? मतलब होता है ना कभी किसी का पेन पॉइंट सॉल्व करना हो या कुछ करना हो, ये तो एक ये अनुभव दुबे नहीं है आई गेस। ये तो वो बात कर रहे हैं कि यार मुझे धंधा बढ़ाना है। एक्चुअल ड्रीम क्या है आपका, वो जानने की कोशिश करनी है। मेरा ड्रीम तो बहुत सिंपल है भैया, मेरा ड्रीम तो ये है कि एक फार्म हाउस हो, बड़ा-सा। मैं घोड़े का बड़ा शौकीन, घोड़े चलाता हूँ मैं तो। वाह। तो 2-3 घोड़े हो हाँ। और ये जानवर लोगों को मैनेजमेंट इतना वो नहीं हो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ बनाना है। अनऑर्गेनाइज़ मतलब हमारे एक प्रोफ़ेसर भी थे ज्योग्राफ़ी के, बोलते थे कि नेचर को जितना अनऑर्गेनाइज़ छोड़ो उतना ही ऑर्गेनाइज़ माना जाता है। तो ऐसा ही टाइप का मेरा एक वो खुद ही वहीं पे रहे, वहीं पे अपने परिवार और दोस्तों के साथ में, कम से कम वीकेंड तो वहाँ पे मैं गुज़ारूँ, ये मेरा सपना है। आपने बहुत गज़ब की बात बोल दी। एक अनऑर्गेनाइज्ड अगर कोई होगा तो वो बहुत एक्सप्लोर करेगा। अभी थोड़े दिन पहले एक मैं पॉडकास्ट कर रहा था, तो उसमें ये बात हुई कि अगर बच्चे को अनऑर्गेनाइज़ छोड़ दिया, थोड़ा-सी खुला छोड़ दिया कि ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये भी कर ले, तो वो बहुत निखर के बाहर आएगा। अगर उसको स्ट्रक्चर वे में कर दिया तो निखर के नहीं आएगा। एक हमारे प्रोफ़ेसर थे संजीव सर, वहाँ की यूपीएससी में पढ़ाते थे, बड़े फ़ेमस सर हैं, बहुत बड़ा नाम है। तो बोलते थे बेस्ट वे टू मैनेज अ फॉरेस्ट इज़ नॉट टू मैनेज इट एट ऑल। तो वहीं से मैंने सीखा कि भाई जो चीज़ जैसी है ना उसको वैसा छोड़, कुदरती वाली चीज़ों के लिए ये, अब व्यापार को वैसा नहीं छोड़ सकते। अच्छा, घर में अभी क्या बोलते हैं आपको, कैसे बात करते हैं? अभी आपका इतना बड़ा बिज़नेस हो गया है, क्या सेम बात करते हैं? पहले जैसे अनुभव थे वैसे ही बात करते हैं या फिर अभी कुछ टोन चेंज हो गया घर वालों का? नहीं, मेरे मम्मी के लिए तो मैं हमेशा से राजा बेटा था, तो वो अभी भी हूँ, उसमें कोई उनके अंदर अंतर नहीं आया। वो प्राउड फ़ील ज़रूर करती हैं बहुत ज़्यादा, वो सब बहुत ही खुश रहती हैं। उनको ऐसा, उनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे कि उनको पहले से पता ही था कि मैं अच्छा कर लूँगा, तो वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं है, बस बहुत हैप्पी। पापा मेरे ज़रूर, पापा देखिए हमारे यहाँ पे ना अ, मतलब बहुत ज़्यादा वो जहाँ के कूल डैड और पापा रहते हैं, वैसे नहीं, हमारे यहाँ पे बाप होते हैं, है ना? हमारे यहाँ के बाप लोग ना मतलब कितना भी कुछ हो जाए वो खुशी व्यक्त नहीं करते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। वो खुश ज़रूर होते हैं, उनका सीना ज़रूर चौड़ा रहता है, लेकिन वो बोलते नहीं है पब्लिकली। व कम से कम मेरे सामने तो नहीं बोलेंगे कभी कि तुमने बहुत अच्छा ही कर लिया। लेकिन इसलिए समझ में आता है कि डिसीज़न मेकिंग में अब अपने को काउंट करने लग गए हैं। पहले नहीं पूछते थे कुछ भी। कुछ भी फाइनेंशियल डिसीज़न लेना रहता था या कुछ भी बड़ा डिसीज़न लेना रहता तो नहीं पूछते थे। अब 10-20% अब पूछने लग गए। चलो अब तो रिसेंटली आपकी भी शादी हो गई है, कांग्रेचुलेशन फॉर दिस। और अभी आप भी पापा बनोगे, तो आप किस तरह के फादर बनोगे? मतलब वो व्यक्तिगत विचार बाहर रखने वाले या फिर एकदम कूल डैड की अरे एकदम। देखिए, मैं कुछ तो अपने पिता से इनहेरिट करूँगा ही। अ, बहुत सारी मैं अपने पापा की शायद इस दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। जिस तरीके से उन्होंने मुझे बड़ा किया और जिस तरीके से वो इंसान है। तो पहले ही मेरे को बोलते थे कि किसी के साथ कभी बुरा मत करना। आपके पास आपकी ख्याति बची रहेगी तो आप सब कमा लो वापस से। बहुत ही वैल्यूज़ और मॉरल वाले आदमी है। कभी-कभी मेरे को खटकती भी थी उनकी बात कि क्या है ये, किसी को भी कुछ दे देते थे पैसे। तो मैं बोला क्यों किसी को बिना बात से पैसे दे देते हैं? तो ये चीज़ समझना है कि वो आत्मसंतुष्टि बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। कर और जो उनकी रिस्पेक्ट है आज की तारीख में जहाँ पे वो हैं, वो भी व्यापारी हैं। तो उनकी जो रिस्पेक्ट है उनके क्षेत्र में वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, वो देख के कि लोग उनको इनकी इतनी रिस्पेक्ट करते हैं कि अगर इनने सुनील भैया ने बोल दिया तो मतलब ये काम होगा। पिता का नाम सुनील है, तो उन्होंने अगर बोल दिया तो ये काम होगा। भले वो नहीं करें, अभी नहीं किया हो, लेकिन अगर उन्होंने ज़ुबान दे दी तो होगा। तो गुडविल का ये उनसे बहुत मैंने सीखा, जो मेरे को व्यापार में बहुत काम आया। तो नोज ये आपने ना दोनों जनरेशन देखी, जैसे फादर वाली जो जनरेशन की बात कर रहे हो वो बहुत कूल, काम, सटल, मतलब इतना हाइपर नहीं होते थे किसी काम करो ये करना, वो करना, फटाफट करना, आज के आज पैसे कमाने और करोड़पति बन के कल को कल निकल जाना है। बट अभी की जो जनरेशन है वो सेम अभी तो एकदम इंस्टेंट वाली हो गई है। तो पहले वाली जनरेशन सही थी या फिर अभी वाली जनरेशन सही है अगर कंपैरिज़न दोनों में करें अपन तो? मुझे लगता है कि हर चीज़ का एक टाइम होता है अभिषेक भैया। जवानी को जवानी ऐसे रहने देना चाहिए कि वो अपनी जवानी को भी भरपूर तरीके से जिए। अपने दोस्तों के साथ घूमे, कभी अगर बंक मारा है तो बंक मार दे।
गर्लफ्रेंड बनाए, वो बॉयफ्रेंड बनाए, बीइंग स्टेइंग सेफ, यू नो, तो उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि ये वापस तो नहीं आएगी। अगर आप उसको ठीक है, पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है। एक एक स्टार्टिंग में एक छोटा-सा स्पार्क इन्फ्यूज़ करना बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं एग्री करता हूँ उस चीज़ के लिए, ट्रेन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन जस्ट गिविंग देम ट्रेनिंग अगेन अगेन ऑन द डेली बेसिस, नॉट गिविंग देम द फ्री स्पेस टू एक्सप्लोर देमसेल्फ इज़ समथिंग व्हिच आई डू नॉट सपोर्ट एट ऑल। मतलब एक क्या करना चाहिए एक बंदे को जो मतलब एकदम नया बंदा फ्रेश बंदा है जो कॉलेज वॉलेज पास आउट किया है उसको कुछ आइडिया नहीं होता है तो ये सब डिसिप्लिन और ये सब कैसे मेंटेन करें मतलब लाइफ में। सबसे ज़्यादा ज़रूरी तो करियर को छोड़िए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो जीवन में एक व्यक्ति के लिए रहता है, उसकी हेल्थ रहती है। हम्म। तो सबसे पहले तो वो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें। मुझे देख के नहीं लगता होगा कि मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन मैं डेली जिम जाता हूँ। आज भी सबसे पहले लैंड किया तो पहले होटल में जिम किया, उसके बाद में। लेकिन ये बहुत कई 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 बार ना बहुत लेट समझ में आता है, जब आदमी किसी चीज़ को भुगत भोग जाता है। जैसे मुझे टाइप 1 डायबिटीज़, तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ता हूँ जिम, क्योंकि मैं इंसुलिन लगाता हूँ और मैं नहीं चाहता मेरी शुगर्स फ्लक्चुएट पे हो, तो मैं वो जिम करता हूँ। लेकिन ये चीज़ पहले समझ में आनी चाहिए लोगों को। कुछ चीज़ घटे उसके पहले आप समझ जाएँ ये चीज़, क्या आपके साथ ऐसा हो, तो पहले तो हेल्थ है। सेकंड चीज़ है कि आप बिल्कुल थोड़ा-सा फ़ोकस, जैसे आप आपका ऐज हो गई, आप मैच्योर हो गए हैं, तो आप थोड़ा-सा अपने को करियर की तरफ ज़रूर पुश करें। स्किल्स की ऐड ऑन करें अपने लाइफ में और मल्टीपल अटेम्प्ट्स करें। मुझे ऐसा लगता है कि आपको मल्टीपल अटेम्प्ट करना चाहिए। तुक्का लगने का बहुत चांसेस होता है अगर आप ज़्यादा तुक्के लगाएँगे तो। एक तुक्का फँसने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। दैट इज़ द गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ट्राई इट। करेक्ट, बहुत ज़्यादा ट्राई करना पड़ता है कोई भी नई नई चीज़ें ट्राई करते रहो लाइफ में तो इतनी एनर्जी कहाँ यूज़ करोगे? ट्राई करो ना। हाँ, पर ट्राई करने से लोग डरते हैं आजकल मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते, यार छोड़ो ना यही कर लेते। इस वजह से डरते हैं अभिषेक भैया, वो ये पीर प्रेशर भी रहता है ना, लोग हँसेंगे, बोलेंगे कि यार ये कर रहा था। मैं आपको एक बताता हूँ। स्कूल के टाइम पे मैं वो करता था, ईविज़, आप सुने हो, यहाँ बिल्कुल क्यों नहीं, ई-बीस का तो सब सुना है मैंने, भयंकर। नेटवर्किंग मार्केटिंग हाँ, वाला। गज़ब है। अरे बाप रे! तो वो उस टाइम पे बहुत चलता था। लेकिन मैंने ट्राई किया। ठीक है, लोग हँसे और हँसी का पात्र भी बने, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें क्या है? अब मैंने ट्राई किया, बहुत सारी चीज़ सीखी मैंने, ऐसी बात नहीं कि मैंने वहाँ से सीखा नहीं है। लर्न सो मेनी थिंग्स, बट आई लर्न दैट यू कैन नॉट अर्न फेम एंड रिस्पेक्ट बाय फूलिंग अदर्स। मैंने सीखा कि कम्युनिकेशन स्किल कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट होता है, डेमोंस्ट्रेशन का कितना बड़ा रोल रहता है। हर चीज़ सीखी उससे। तो मेरे को लगता है अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग तो सिखाया ही नहीं सिखाया बट कम्युनिकेशन तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉलिड करा देती है, मतलब आप किसी भी आदमी से जाके बात कर सकते हो जाके। है। सेल कितना चलेगा? हाँ, आई थिंक किसी बिज़नेस को रन करने के लिए ना सेल्स आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलाएँगे, सेल का तो खून है ऑर्गेनाइज़ेशन का। बट एक बात बताओ ना कि जैसे अपन कंपेयर करते हैं, मान लो व्हाट्सएप से कंपेयर करते हैं, व्हाट्सएप ने तो सेल नहीं किया, फेसबुक ने तो सेल नहीं किया, या फिर गूगल ने तो सेल नहीं किया, या फिर टेस्ला तो सेल नहीं कर रही है। बट हमारे इंडिया में अपन को एक किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए सेल की क्वालिटी पहले दी है और किसी प्रोडक्ट मतलब किसी चीज़ का पेन रिलीव करने की क्वालिटी बाद में दी है। मुझे लगता है भैया सेल्स तो बस वो नहीं होता कि प्रोडक्ट सेलिंग, सेलिंग ऑफ थॉट्स, सेलिंग ऑफ विज़न। क्या आप अपने को-फाउंडर को भी तो बेचते हो? क्या चलो काम करता है? दिस इज़ आल्सो सेल्स। आप अपने एम्प्लॉयी को बेचते हो कि यार अभी आप मैं हमें काम और इतनी सैलरी नहीं दे पाएँगे, लेकिन आगे जब धंधा चल जाएगा तो फिर अच्छा दो आपको सैलरी, दिस इज़ आल्सो सेल। अच्छा, आपके को-फाउंडर के साथ रिलेशन कैसे हैं? उसके मेरे पे एक सवाल है उसके लिए आपके साथ बात। पूछ लीजिए। तो अभी बताओ कि जैसे मैंने कल पॉडकास्ट किया लीगल एक बंदे के साथ में, लॉ प्रैक्टिस करते हैं। सो उन्होंने बताया कि अगर कोई भी को-फाउंडर बने आपका, तो उसके साथ आपको एक एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है कि यार भैया तुम्हारा एग्ज़िट ऐसे होगा, तुम्हारे पैसे इतने मिलेंगे और तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मान लो तुम छोड़ के चले गए, तो तुम्हारा ये काम होगा। तो क्या आपने अपने को-फाउंडर के साथ कोई एग्रीमेंट बनाया है? नहीं, एग्रीमेंट नहीं बनाया भैया। हम लोगों का कागज़ पत्ता बहुत मजबूत है। मेरे बचपन का दोस्त है। तो हम लोग को हमेशा से ये सुनने को मिलता ही था कि व्यापार और दोस्ती साथ में नहीं चलती। और रिश्तेदारी और दोस्ती भी। तो हम लोग डरते भी थे कि क्या कहीं ऐसा नहीं होगा साला दोस्ती भी खराब हो जाए और ये जो पता नहीं कैसा निपट भी जाए। और ऐसा भी नहीं है कि लड़ाई नहीं होती है, कि किसी भी चीज़ को लेके लड़ाई नहीं होती। लेकिन एक बेसिक फंडामेंटल समझना बहुत ज़रूरी है। एक, कि आपका प्रोफ़ेशनल लाइफ़ अलग है और आपकी पर्सनल लाइफ़ अलग है। प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको पेरेंटिंग कर रहे हो कि अपने बच्चे की। एक स्टार्टअप आपका बच्चा है।
दोनों के थॉट के मिलन से जन्म हुआ उसका। तो माँ-बाप के बीच में कितनी भी लड़ाई हो जाए, बच्चों पे असर नहीं आना चाहिए, पहली चीज़ ये, क्योंकि आप दोनों बच्चा है और दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इस पे असर नहीं आया, तो ये दोनों को इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरा, दोनों के जो स्किल्स होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होने चाहिए, मैच नहीं होने चाहिए। हम दोनों में कुछ भी मैचिंग नहीं है। सिर्फ़ एक चीज़ है हम लोग के में मैचिंग है, हम लोग मस्ती बहुत करते हैं। वन कंट्रोल है भाई। और हम बचपन के दोस्त हैं, हम लोग का कभी फंडामेंटल और बेस कभी था ही नहीं कि मैं आपको बताऊँ कि अंदर मन के अंदर कपट के पैसे कमाना है। ठीक है, हम लोग के कुछ सपने थे, वो हम लोग पूरा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था कि खूब पैसे कमा लालच बिल्कुल भी नहीं। मतलब ये फ़ील है हमारा, कभी ये लालच नहीं किया? पैशन नहीं, इसका क्या लालच है? क्या क्या लालच है इसका? कभी लाइफ में नहीं किया? टंग पे छोड़ कर पैसा कमा रहे हैं, इसमें लालच क्या? लालच तो वो हो गया कि आप मेरे हिसाब से लालच की डेफिनेशन ये है अभिषेक भाई कि आप बहुत ज़्यादा ग्रीड करके ना किसी को गलत चीज़ कर दो। बट धंधा मतलब ऐसा बोला जाता है कि किसी ने 500 करोड़ से ऊपर का बिज़नेस बनाया तो बिना चीटिंग के बना ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटीज़ ही ज़ीरो है। नहीं, नहीं, अभी हम 500 करोड़ के ऊपर गए नहीं, तो शायद अभी हमने की नहीं होगी चीटिंग। 500 करोड़ के ऊपर जाएँगे तो समझेंगे, लेकिन मैं हम लोग शायद जा ही नहीं पाएँगे अगर चीटिंग होगी उसमें तो। और जाना भी नहीं चाहेंगे 500 करोड़ ऊपर अगर चीटिंग होगी तो। और चीटिंग नहीं होगी तो 5000 पहुँचाएँगे इसको। अच्छा, आपकी लाइफ की आपने इतने पॉडकास्ट किए हैं, आपने इतने लोगों से बात की है, इतने स्टार्टअप में गए हो, इतने वीडियोज़ बनाते हो। मेरे को ना आपकी लाइफ की 2-3 लर्निंग बताओ सॉलिड एज़ अ बिज़नेस मैन। धंधे वाला आदमी कि यार बिज़नेस में यार ये 3-4 चीज़ें तो होनी चाहिए, इसके बिना बिज़नेस नहीं बनेगा। ताकि ऑडियंस जो जो फाउंडर्स हमको देख रहे होंगे ना, मतलब वो शायद आज कुछ लेके चले जाएँ यहाँ से आपके साथ। अपने कोर धंधे पे ध्यान देना चाहिए। अ, मैं अपने मिस्टेक से बता रहा हूँ। कई बार क्या रहता है कि आदमी का जो कोर धंधा रहता है ना, जब आदमी के पास पैसा और फ़ेम आने लग जाता है ना, वो उसका दिमाग विचलित होने लग जाता है कि हम ये भी कर सकते हैं। बस 4 तरीके के लोग भी आ जाएँगे आपको सजेशन देने के लिए कि यार मैं सँभाल लूँगा, मैं सँभाल लूँगा। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत आपको प्रॉफ़िट आ भी जाएगा, आपको बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा भी, लेकिन वो इतना आपको रेवेन्यू नहीं देगा, जितना टाइम आप अपने कोर धंधे में लगाते, तो वो आपको रेवेन्यू देता। तो फोकस ऑन योर कोर बिज़नेस स्किल और आपका कोर बिज़नेस जो प्रोडक्ट है, आप उसमें ध्यान दो, रादर देन डाइवर्सिफाइंग इन द वेरी इनिशियल फेज़। सेकंड आई वुड से भैया कि टीम टीम ऐसी होनी चाहिए कि आप ज़्यादा बड़ी टीम ना बनाएँ। छोटी टीम रहे और सॉलिड टीम रहे। आपने वो देखी स्पार्टा 300 वाली? हाँ, देखिए, पर हार तो गए ना लास्ट में। इट डज़न्ट मैटर यार, पेला तो कितना बना हमने। क्या फ़र्क पड़ रहा है? हो सकता है उससे तो आगे निकल जाते ना, अगर सोचे कम, अगर वो कम रहते तो वो तो सोचने वाली बात हुई अनुभव कम की। से कम 300 से तो ज़्यादा आगे थे। अब वो तो ऑप्शन नहीं रहा ना उनके हाँ, पास। नहीं मुझे ऐसा लगता है भैया कि आपके पास हर बंदा सॉलिड होना चाहिए। ठीक है, अपन डिस्कस करेंगे, आप बताओ मुझे। हर बंदा मतलब हर एक डोमेन का एक बंदा आपके पास में सॉलिड होना चाहिए। जैसे आप सेल्स है ना, तो सेल्स का बहुत तगड़ा बंदा होना चाहिए। एकदम मैं आपको एक क्या बताऊँ, हमारे यहाँ पे एक बहुत तगड़ा सेल्स का बंदा भी आया हुआ है। यहाँ पे नहीं तो मैं आपको मिलाता, आपको मज़े आ जाते। तो एक सेल्स का बंदा आपके पास में बहुत तगड़ा होना चाहिए। एक आपके पास में ऑपरेशन का बंदा बहुत तगड़ा होना चाहिए। एक क्राइसिस मैनेजमेंट का बंदा बहुत तगड़ा होना चाहिए। मार्केटिंग का बहुत तगड़ा होना चाहिए बंदा, कि आप उसके ऊपर रिलाय कर सको कि भाई अगर कुछ भी आएगा ना ये सँभाल लेगा। ये आप सब चीज़ नहीं सँभाल सकते। बाकी आपको लगता है हर एक छोटी चीज़ के लिए एक बंदा रख लो, एक नियुक्त कर लो, तो वो मैं भी रिसेंटली पढ़ रहा था कि अगर ज़्यादा बड़ी टीम बनाओगे तो इट विल एंड अप इन अ मीटिंग। छोटी टीम यो जो होती है वो बड़ी चीज़ कॉन्कर करती है। आप व्हाट्सऐप देख लिया, आप एग्ज़ाम्पल दे रहे थे व्हाट्सऐप का। व्हाट्सऐप में कितनी बड़ी टीम थी? छोटी सी टीम थी। वेरी स्मॉल टीम 19-20, है ना? ऐसी छोटी टीम भी बहुत अच्छा कर लेते हैं। अभी एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, आप शायद जानते हो, थिंक स्कूल, गणेश भाई, उनकी बहुत छोटी टीम है। लुक एट द कंटेंट दे आर मेकिंग, लुक एट हाउ देयर कंपनी डूइंग इन द रेवेन्यू वाइज़, अमेजिंग, वेरी स्मॉल टीम। तो ये मैंने गलती करके सीखा, मैंने ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैं मेरे को ये पता था, ये मैं जितनी भी चीज़ें आपको बता रहा हूँ, मैं मेरी गलतियाँ हैं ये, मैं आपको वो बता रहा हूँ। मेरी टीम बहुत भर ली थी, कोई छँटनी करी हो, मेरे को दुःख भी होता है कि आदमी अपना भी कोई स्टार्ट बनाता है, एक-एक आदमी चुन के लेके आता है, तो ऐसा लगता है कि हमारा अंग है वो, ना शरीर बन रहा है जोड़-जोड़ के, तो उसको काटना बहुत दिक्कत है। उसको वापस फायर करना बड़ा बहुत समस्या हो जाती है कि उसके घर में कैसी परिस्थिति है कि उसको फायर कर दो, आप कैसे कर दोगे बताओ? लेकिन बैलेंस शीट में तो असर पड़ रहा है, आपके पैट में असर पड़ रहा है, तो आपको हटाना पड़ेगा। तो वो लर्निंग धीरे-धीरे आती है। थर्ड आई वुड से कि डोंट ग्लैमराइज़ एवरीथिंग, जस्ट फोकस अगेन कि जितना आप वो व्यापार पे भी निर्भर करता है।
बहुत शोशा में ज़्यादा पैसे नहीं लगाने चाहिए इनिशियली मैं बोल रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा अमेज़िंग ऑफ़िस आपने कर लिया एक स्टार्टिंग में लिए जिसका रेंटल बहुत भारी पड़ गया। तो थोड़ा एक्सपेंडिचर को कंट्रोल करके रखें इनिशियली फिर धीरे-धीरे आप बढ़ा सकते हैं। तो एक धंधा बनाने के लिए आपको स्लो एंड स्टडी विन द रेस वाला गेम बनाना पड़ता है या फिर एकदम फास्ट, क्योंकि आजकल तो स्टार्टअप एकदम फास्ट धंधा फ़ास्ट करिए, खर्चा बहुत स्लो करिए। खर्चा कम करें। हाँ, अब कैसे करें फिर? खर्चा तो हर कदम-कदम पे है ना, हम धंधा करने जा रहे हो तो पेन पेन भी लाना पड़ेगा, पेपर भी लाने पड़ेंगे, वेस्ट खर्चा ऐसा नहीं जैसे कि मान लीजिए ये बड़ा ऑफ़िस मैंने लिया। अगर मेरा काम छोटे में होगा तो मैं छोटे में करूँगा, अभी के लिए। अगर मेरा काम और इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम करनी है, मैं वर्क फ्रॉम होम दे दूँगा अगर मेरी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रही तो। तो खर्चा उस हिसाब से कम करिए, कंपैरेटिवली कम करिए, ज़ीरो तो नहीं कर सकते, कंपैरेटिवली कम करना है। अच्छा, ये आपने बात बोली कि कोर बिज़नेस पे फ़ोकस करना है। तो कोई भी बिज़नेस बना रहा है, तो वो मल्टीपल चीज़ों पे ध्यान दे या सिंगल पे ही ध्यान देना है? बिकॉज़ अगर सिंगल पे ध्यान दिया और उसका मार्केट उतना तेज़ ग्रो नहीं किया, एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, कोई कंपनी रन हुई है, मार्केटिंग की कंपनी रन हुई एंड वो उसमें बहुत काम करते गए बट 21, 22, 23 का जो पीरियड आया था उसमें जो बिज़नेस है, वो ही आगे नहीं बढ़ रहा था। फिर भी अगर वो उसमें ध्यान देता रहता, तो वो कोर बिज़नेस पे ही ध्यान दे रहा है बट धंधा नहीं आ रहा है, तो शायद उसको मल्टीपल बिज़नेसेस पे ध्यान देना चाहिए। तो क्या थॉट है आपका इस पे? मेरा भी इसमें बहुत ही मिक्स्ड थॉट आएगा भैया क्योंकि डाइवर्सिफ़ाई अगर कभी मार्केट ही पिट गया तो फिर आप क्या करोगे? आप जिस डोमेन में हो उसका मार्केट पिट गया, तो लेकिन अगर आप उसी धंधे के सबसे पुख्ता खिलाड़ी हो तो ऐसा नहीं कि मार्केट ज़ीरो हो जाएगा। बाकी का आप मार्केट शेयर खा लोगे दूसरों का, जो नए होंगे अगर आप पुख्ता होगे उसमें तो। लेकिन अगर आप उसमें पुख्ता नहीं होगे और रिसेशन-विसेशन टाइप का आया, तो इधर से भी जाएँगे, उधर से भी जाएँगे। करेक्ट। तो बिज़नेस चलाने के लिए क्या चाहिए? कौन-सी स्किल होनी चाहिए किसी के पास? मैं तो सबसे पहले तो ये बोलूँगा बिज़नेस चलाने के लिए सेल्स। सेल्स स्किल्स, एक वन ऑफ दीज़ वन होना है। बोला तो सेल्स स्किल होगी। हुँ। सेकंड होगी आई थिंक हम लोग के में तो ऑपरेशंस है, ऑपरेशंस होनी चाहिए क्योंकि हमारा एक ही कोर है, सेल द फ्रैंचाइज़ी एंड मेक देम सस्टेन इन द मार्केट। द ओनली 2 कोर थिंग्स व्हिच वी आर वर्क ऑन यही है हमारा। तो अभी कैसे बिज़नेस मॉडल कैसे वर्क करता है आप लोगों का? ये भी बोल सकते हैं कि हम लोग आपको डिजिटली भी दिखते हैं, ठीक है? वो कोर नहीं है, ठीक है? हमको ज़रूरी मार्केटिंग के लिए दिखना ज़रूरी है, नो डाउट इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन बट नॉट द कोर पार्ट, राइट? वी हैव टू वर्क ऑन इट बट वी डोंट हैव टू फोकस एंटायरली ऑन जस्ट मार्केटिंग। तो थोड़ा-सा तो एक बात बताओ, मान लो आपका भी एक शॉप है अच्छा और उसके आस-पास भी कुछ चाय की दुकान है 5-7, तो कैसे कम्पीट कैसे करेंगी? मैं मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग की बात नहीं कर रहा हूँ बट जो जैसे मान लो स्मॉल जो रिटेल मार्केट है वो ज़्यादा जो चाय की थड़ी है आस-पास लगी हुई है, तो वो ज़्यादा मार्केट कंज़म्पशन ले लेती है। ऐसा नहीं होता भैया। डिपेंड करता है चॉइस पे। हम लोग का जो मेन कॉम्पिटिटर्स है ना, दीज़ पीपल आर रेडी वालास एंड ठेला वालास। Those are doing extremely good. We are not even able to snatch even the 1% of the total market, not even the 1%. But जो अभी का मार्केट है और जो अभी का परसेप्शन लोगों का वो पीपल आर मोर फोकसिंग टुवर्ड हाइजीन प्रोडक्ट। हाँ, जहाँ पे उनको एसओपी वाले प्रोडक्ट मिल जाए। नॉट जस्ट चाय, बट द वाइब, बट द क्वालिटी, द क्वांटिटी, द एप्ट प्राइस और द सिमिलर प्राइस जो भी वो बेचता है, हम उनसे मैच कर देते हैं। सो ये हम लोग उनसे कॉम्पिटिशन करते हैं। सो वी आर नॉट प्रेजेंट इन द एयरपोर्ट्स और इन द मॉल्स और लेट्स से इन द कॉर्नर ऑफ द बिग स्ट्रीट। वी आर इन वी लोकेटेड इन अ वेरी सेफली ज़ोन जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट बहुत कम है। तो हमारा कॉम्पिटिशन उनसे है। अगर मैं अपने कॉम्पिटिटर का नाम ले देता हूँ, अगर आप चाय हाउस बोलेंगे, चाय पॉइंट बोलेंगे, तो हमारा कॉम्पिटिशन उनसे है ही नहीं। ₹250-300 की चाय आती है शायद, मतलब एक बार आप चाहते हो तो ₹300 खर्च कर देते हो। तो वी आर हियर टू मेक द ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज़ एन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, basically focusing on more on chai and the other beverages and snacks as well. अच्छा, आपने हॉर्स राइडिंग की बात करी थी तुमने, मैं भी हॉर्स राइडिंग का बड़ा शौकीन हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं गिर गया था, मेरा एल्बो डिस्लोकेट हो गया। तो आप राजस्थान से हो ना, अब तो मारवाड़ी घोड़े आपको मिलते होगा तगड़े। उसके बाद 1 साल तक मैं ऐसे ही रहा, फिर अब जाके थोड़ा ठीक हुआ है हाथ। मैंने हॉर्स राइडिंग से कुछ चीज़ें सीखी है, मैं शेयर करना चाहूँगा। जैसे मान लो, जब आप हॉर्स राइडिंग सीखते हो तो पहले वो वॉक होता है, तो बिज़नेस में भी ऐसे ही होता है, पहले आप धीरे-धीरे चलते हो। हाँ,
फिर होता है ट्रॉट, मतलब फिर आप धीरे-धीरे फिर आप बिज़नेस में 2-3 साल में हिचकोले खाते हो। फिर होता है उसके बाद में रनिंग, फिर जंप, फिर उसके बाद में आप जब बिज़नेस में एकदम पुख्ता हो जाते हो, तो जंप करते हो। तो अभी आप भी बिज़नेस में पुख्ता हो गए हो आप। अभी सीख ही रहे हो। अभी कौन-सी स्टेज पे हो आप? अभी तो आप वॉक ही समझ लीजिए। पर ऐसा क्यों? क्योंकि मतलब देखा जा रहा है, अगर आपको अगर सोशल मीडिया के थ्रू देखें, तो ऐसा लगता है कि मतलब आपने अरबों रुपए का व्यापार कर लिया और आप एकदम सेट हो गए, मतलब सबकी लाइफ सेट कर रहे हो। ऐसा दिखता है, ऐसा अज़म्पशन लोगों का है। तो क्या लगता है आपको, आप सेट हो गए हो अब लाइफ में? नहीं, सेट नहीं हुए। बहुत कुछ है करने का। अब बहुत छोटे हैं हम लोग। मार्केट में जितनी बड़ी-बड़ी कंपनीज़ हैं, उनके सामने हम कुछ भी नहीं लगते हैं। न स्केल की बात करें, नंबर ऑफ आउटलेट्स की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, उनकी प्रेज़ेंस की बात की जाए इंटरनेशनली, नेशनली, द अमाउंट दे कंट्रीब्यूट टू देयर कंट्री एज़ अ जीडीपी इन द जीडीपी, अ, उसके हिसाब से हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे, बट हमारा विज़न बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम लोग का विज़न है कि हर एक बंदा जो सीज़नली एम्प्लॉयड था, जो कुल्हड़ बनाता था, उसको एम्प्लॉयमेंट देना। इंडिया की मिट्टी को, इंडिया के प्रोडक्ट को इंटरनेशनली लेके जाना। और एक इम्पैक्ट असेसमेंट भी हम लोग करते हैं कि भाई किसके पास जाता है। और एक इंडिया में एक ऐसा ब्रांड बनाना जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में है नहीं। देयर इज़ नो इंडियन ब्रांड इन द बेवरेजेस कि जो इंडिया को ग्लोबली रिप्रेज़ेंट करता हो। मैंने आपको बताया कितना बड़ा मार्केट है, चाइनीज़ कैसा काम कर रहा है। जबकि इंडियन कुज़ीन की इतनी रिस्पेक्ट है, फिर भी कोई भी नहीं है। सोचिए आप। तो वी वांट टू बिकम दैट कंपनी। तो क्या रीज़न है, मतलब जैसे मान लो पीयूष गोयल जी ने भी बोला कि हम क्या बना रहे हैं, आपने तो स्टेटमेंट सुना ही होगा। मतलब एक थोड़ा-सी ऑकवर्ड सा सवाल है, बट चाय बनाने के लिए मैंने भी बहुत सोचा था, मैं भी चाय का बिज़नेस करूँगा जब इंजीनियरिंग कंप्लीट करी। वही 4 दोस्त तो यही सोचते हैं। बट ऐसा मेंटालिटी क्या क्यों बना हुआ है? आपने भी चाय का बिज़नेस किया, मैं भी यही सोच रहा था आज से 10 साल पहले कि चाय करूँगा, कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट पे तो नहीं जाऊँगा। बट व्हाई चाय ओनली? बिकॉज़ चाय इज़ द हाईएस्ट कंज्यूमर बेवरेजेस ऑन प्लैनेट। बट उस टाइम तो नहीं पता होगा अनुभव जी आपको कि आपको मेरे को करना है ऐसा। हम लोग को ये पता था कि हर जगह पे चाय बहुत ईज़िली बिक जाती है। हम लोग को ये पता था कि तो धंधा ये थोड़ी होता है कि धंधे में टेक होना ही होना है। धंधे में माल होना है, पैसा होना है, धंधे में प्रेज़ेंस होनी है। और एक प्रेज़ेंस से सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ़ एक चीज़ से कमा सकता हूँ। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स, अगर मेरी प्रेज़ेंस ज़्यादा बढ़ेगी तो मैं कमा सकता हूँ यहाँ से। बहुत सारी चीज़ें। तो आपका माइंडसेट शुरू से ऐसा ही था कि यार मेरे को कुछ बिज़नेस करना है बस? बिज़नेस का माइंडसेट था, लेकिन माइंडसेट बदलता रहता है हर टाइम पे। लेकिन ये था कि व्यापार करता। पहले भी करते थे हम लोग, बचपन में ही करते थे कुछ-कुछ। मोबाइल-वोबाइल बेच देते थे, सेकंड हैंड मोबाइल खरीद के, गाड़ी भी खरीद के बेचते थे ऐसे मतलब बेचने वाला काम कर देते थे बचपन में। बट आज अगर देखा जाए तो मतलब जैसे कुछ कंपनीज़ आ रही है, बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आती है, पैसा अच्छा खासा उठाती है। 900 करोड़ उठाए, 600 करोड़ का काम किया, 300 करोड़ रुपए का घर खरीद लिए। हाँ। तो इसमें क्या कहना चाहोगे? मतलब वास्तव में मतलब ऐसा मतलब क्योंकि हर फाउंडर भी करने की कोशिश कर रहा है ये, कि अच्छी खासी फंडिंग उठाऊँगा मैं एक इन्वेस्टर से, वीसी से, एंड आई विल मेक माय लाइफ ईज़ियर, बेटर। विज़न की बात आती है। हमारा विज़न थोड़ा अलग है। देखिए अभी भी संतुष्ट है हम लोग के पास, ऐसा नहीं है कि कंगाली हो गई। खाने-पीने के लिए अच्छा है, जैसा चाहें वैसा रह रहा है, घोड़ा चला रहे हैं, घोड़ा पालना नॉर्मल चीज़ नहीं है। तो तो अगर इतना सस्टेन है तो अपने विज़न पे फ़ोकस करते हैं ना। हम एक इनविजिबल जर्सी पहन रखी है इंडिया की। कैसे उसके लिए ऐसे ऐसे थोड़ी काम कर देंगे कि पैसे उठा लिए कहीं चाइनीज़ इन्वेस्टर से और फिर उनके प्रोपेगेंडा पे हम काम कर रहे हैं, नहीं उठाना, वो पैसे चाहिए ही नहीं। जब उठाएँगे पैसे तो हम लोग विल मेक श्योर कि मैनेजमेंट में कोई नहीं आएगा हमारे, और हम अपने शर्तों पे काम करेंगे। और वी आर बूटस्ट्रैप अभी 1 दशक हो जाएँगे हमको, 10 इयर्स। 10 ईयर बूटस्ट्रैप्ड हाँ, बूटस्ट्रैप कंप्लीटली। कंप्लीट। तो आप क्या चाहते हो? आप लेगेसी बिज़नेस बनाना चाहते हो या फिर एग्ज़िट की क्या प्रणाली है? मतलब आप कैसे निकलोगे उससे बाहर? आप निकलना चाहते हो या फिर लेगेसी बिज़नेस बनना चाहते हो? मेरे पापा देखिए अभी 66 साल के हो गए। इस 65 की तरफ 66 हो जाएँगे। व्यापारी आदमी है। हर एक बच्चे को लगता है कि क्यों अपने बाप को काम करने दें आप इस उम्र में। लेकिन वो एक व्यापारी से आप उसकी वो नहीं छीन सकते, वो जल्दी बुड्ढे हो जाएँगे। तो व्यापार करने दीजिए, सेम मेरे बात में भी है। मैं क्यों एंगेज हुआ? मैं काम करूँगा, जब तक मेरे में क्षमता है, जब तक मैं सक्षम हूँ, मैं काम करूँ, मेरे को उसमें मज़ा आता है। क्यों जल्दी बुड्ढा नहीं होना है। और अभी मतलब वो अर्ली रिटायरमेंट वाला कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हो कि भैया 40 की उम्र में मेरे को रिटायर हो जाना। बाद हो जाएगा, हमने लेटर अगर फायर वाला कांसेप्ट है ना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड अर्ली, तो हम सब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट अर्ली रिटायरमेंट हम भी ले लेंगे। क्या करेंगे अर्ली रिटायरमेंट लेके? नहीं, बट आजकल तो सब रिसर्च करते हैं ना कि यार मेरे को बताओ कि 40 की उम्र में रिटायर्ड कैसे हुआ जाए? तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे?
अरे करोगे क्या? चल रिटायर क्या करोगे? रिटायरमेंट तो मतलब देखिए आपके पास में प्लान होने चाहिए कि आप वर्ल्ड टूर करोगे लेट्स से, नो आपको मन है तो वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो गया तो व्हाट्स नेक्स्ट? एक आपके पास में प्लान तो होना चाहिए और फिर फीलिंग होनी चाहिए सब। ये मेरे को लगता है एक व्यापारी कभी नहीं रिटायर हो सकता भैया। अब जैसे मिनिमलिस्टिक की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योर है, 900 करोड़ रुपए दोनों फाउंडर लेके गए घर, ऐसा न्यूज़ है। दूसरी कंपनी बनाएंगे, हाँ। देख लीजिएगा, नहीं तो इन्वेस्टर बन जाएंगे, शांति नहीं मिलेगी। एंटरप्रेन्योर के अंदर अगर शांति है तो फिर एंटरप्रेन्योर कैसे, मैं तो समझ नहीं पाता, नहीं हो पाएगा। हुँ। I've seen many people. In fact, I follow a couple of people, those who have done remarkably well in their career as far the entrepreneurship is concerned. But they keep on doing. तो गुरिया ब्रदर्स आपने सुना होगा, चाइनीज कंपनी को बेचा था उन्होंने, अपना टेक प्लेटफॉर्म पूरा, टेक कंपनी। कितने मेरे को लगता है कितने, क्यों पता है क्या, डेटा बहुत तगड़ा डेटा है उसका, कितने हजार करोड़ की कंपनी उन्होंने बेची थी। प्लेन उन लेके बढ़िया एकदम उड़ते रहते हैं, यहाँ से उड़ाएंगे, वहाँ पे बैठेंगे, वहाँ पे लंच करें। लेकिन उनका भाई एक और जो अभी बिजनेस करते हैं, ही स्टिल डूइंग बिजनेस, ही रेज कपल ऑफ करोड़ रिसेंटली। सो ये तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए बताओ ना, कि मतलब कोई सब फाउंडर बनने की कगार पे है आज, मतलब कोई जॉब नहीं करना चाहता, सब फाउंडर बनना चाहते हैं। तो मतलब कैसे, मतलब एक बढ़िया ज़िंदगी क्या, कैसा माइंडसेट रखें कि मतलब फ़ास्ट ग्रोथ में माइंडसेट अच्छा है या फिर एकदम स्लो एंड स्टडी विन में अच्छा है? मतलब एक जैसे एक्सेप्शन को छोड़ देते हैं अपन, बट एक जो ज़्यादातर जनता करती है, तो कैसा माइंडसेट होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर का? दबंग माइंडसेट होना चाहिए, निडर माइंडसेट होना चाहिए कि आपको परिस्थिति से डरना नहीं है, कैसे भी चीज़ है। हम तो ऑफलाइन व्यापारी हैं, हम लोग के अंदर तो डर का सवाल ही नहीं है। जितने डरना था हम पहले डर चुके बहुत ज़्यादा, अब नहीं लगता है। तो आई गेस कि एक निडरता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप डर जाएँगे तो लोग दबा देंगे। आपके मतलब ये नहीं कि आपको मार्केट डरा देगा, आपके घर वाले ही डरा देंगे, आपके आस-पड़ोस वाले डरा देंगे कि आप नेक्स्ट स्टेप लोगे तो आपके साथ ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस बेकार हो सकता है, पर्सनल बेकार हो सकता है, करियर वाइज़ बेकार हो सकता है, तो आप डर जाओगे। बागी होना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को। रिस्क एबिलिटी और रिस्क एपेटाइट हो ना हो, उसके अंदर जिगरा होना चाहिए कि वो रिस्क ले जाएगा। मुझे तो लगता है कि ऐसे ही व्यापारी आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एंटरप्रेन्योर होना चाहिए और ऐसे ही एंटरप्रेन्योर होते हैं जो बड़े आगे बढ़ते हैं। ऐसे को-फाउंडर के साथ में बिज़नेस करना चाहिए, इंडिविजुअल बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए? कैलिबर पे डिपेंड करता है भैया। मुझे लगता है कि एक गोल के पीछे अगर 2 माइंड अलाइन होके आगे बढ़ें, तो आप शायद बेटर कर पाओगे। एक से भले दो वाली बात कह रहे हो आप। अगर आप कोलाइड नहीं होते हो ना आपस में विज़न को लेके, तो आप 2 लोग हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 हो तो और ज़्यादा बेटर रहेगा, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। बट ऐसे बिज़नेस सस्टेन कम होते हैं जिनके ज़्यादा को-फाउंडर होते हैं, ऐसा देखा गया है मार्केट में तो। हाँ, क्योंकि पता ना गिल्ट आ जाता है लोगों के अंदर और एस्पिरेशंस और भी ज़्यादा आ जाती है आई गेस। बहुत सारी चीज़ें आ सकती है, पार्टनर्स जो ज़्यादा बढ़ते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है। चलो वैसे तो आज इंटरनेशनल चाय डे भी है, हाँ, पर आप तो चाय पीते नहीं हो ना ऐसे? मैं तो चाय नहीं पीता, इसीलिए आपके साथ कॉफ़ी पीने आज। मतलब ऐसे, मतलब वो, मतलब ये एक मतलब एक सिनेरियो बना हुआ है कि भैया कि गुलाब जामुन बनाने वाला गुलाब जामुन कभी नहीं खाता उसकी दुकान का, वो बाहर जाके खाएगा। मैं तो मेरा एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, मेरे केटरिंग का बिज़नेस है, वहाँ पे एक मैनेजर है। हाँ, मैंने बोला खाना-वाना यहीं खाता है? मुझसे पूछता था, तो बोला हाँ, यहीं खाता हूँ, यहीं खाता हूँ। तो एक दिन मैं आ रहा था ऑफ़िस की तरफ, तो वो किसी और के खा रहा था। मैंने उसको देख लिया और उसने मेरे को देख लिया। तो उसके जो हाव-भाव थे वो पूरे चेंज हो गए कि सर ने मेरे को बाहर खाना खाते हुए देख लिया। मैंने कहा क्या हो गया? क्या दिक्कत है अपने यहाँ खाना खाने में? बोले सर वो रोज़ बोर हो जाते हैं ना, तो सोच रहे कि बाहर ही खाए ठीक रहता। ये भी हो सकता है। नहीं मैं तो कभी मतलब मैं चाय पीता ही नहीं, चाहे कहीं की भी हो। मेरे को थोड़ा-सा पता नहीं, मेरे को पसंद कभी आई नहीं, मैंने ट्राई किया, ऐसी बात नहीं है। कभी शुरू से भी नहीं पिया आज तक कभी? नहीं, मैं क्यों, मेरे दादाजी चाय के बड़े शौकीन थे, तो वो पिलाते थे, मेरे छोटे भाई पी के थोड़ा आखिरी में छोड़ देते थे। तो वो पी लेता था, उसको बहुत आदत है, वो 1-1 ग्लास पीता है, मैं नहीं पीता। अच्छा, अभी आपका कौन-सा फ़ेवरेट ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, जो अच्छा कर रहा है किसी भी सेक्टर में? अ, वो स्टारबक्स ही बोलूँगा मैं अभी। स्टारबक्स ओवररेटेड नहीं है? ऐसा लगता है कि सब तो बोलते हैं इट्स ओवररेटेड, हुँ। या ऐसे ही बोल रहे हैं? स्टारबक्स पर ग्लोबली स्टारबक्स की बात करता है, इंडिया में स्टारबक्स तो नहीं कर रहा प्रॉफ़िट इतना अच्छा। पर ग्लोबली स्टारबक्स के साथ 10,000 के ऊपर आउटलेट है।
अच्छा, आपको कोई ऐसा इंडियन ब्रांड पता है जो बाहर अब्रॉड में बहुत ज़्यादा, मतलब यूएस, यूके, कनाडा वगैरह में सबसे ज़्यादा धूम मचा रहा हो? क्योंकि वहाँ के ब्रांड तो इंडिया में धूम मचाते हैं। कोई नहीं है ना। कहाँ है बताइए? मैकडॉनल्ड्स हो गया आपका, केएफसी हो गया। वहाँ का इंडिया में? अरे वहाँ के तो बहुत हैं। यहाँ के वहाँ यहाँ के नहीं है। क्यों नहीं कर रहे? क्या रीज़न है? एंट्री बैरियर है, मैं आपको बताता हूँ। वीज़ा लगाया था, कैंसल कर दिया कनाडा ने। अच्छा, आपको वीज़ा नहीं दिया? बिज़नेस वीज़ा। हाँ। डिप्लोमेटिक इश्यूज़ की वजह से हो गया था। तो दे हैव अमेजिंग एंट्री बैरियर फॉर द अदर कंपनीज़। उनका टिम हॉर्टन्स है। इंडिया में आया वेलकमिंग, साकेत दिल्ली में मस्त तगड़ी उसकी ओपनिंग हुई, लोग पहुँचे एक से एक वहाँ पे, है ना? ग्लैमर आ गया पूरा वहाँ का पूरा। हम लोग 2020 से ट्राई कर रहे हैं। हुँ। ये 25 हो गया है, 3 हफ्ते में ओपन हो रही है। अब 5 साल में सोचिए। अच्छा, लोगों को तो ऐसे लगता था कि अपन बाहर, मतलब बाहर के ब्रांड यहाँ नहीं आ रहे क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट आने नहीं दे रही, पर उधर भी नहीं जाने देती। नहीं, नहीं, इंडियन गवर्नमेंट को भैया सपोर्ट करना चाहिए। हुँ। मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन मैं आज बोल देता हूँ क्या मैं कि इंडियन गवर्नमेंट को अ, सिर्फ़ मैं बता रहा हूँ कि आप हल्का-सा पुश करेंगे ना, इतना पोटेंशियल, हम लोग इतना लड़े लोग हैं ना, इतना हम लोग मार्केट में इतने छोटे-छोटे से हम लोग इतने लड़े हुए लोग हैं, हम लोग पटक के पेल देंगे अगर हम लोग को बाहर कोई अच्छा हम लोग को सपोर्ट हमारी गवर्नमेंट कर देगी तो। इतना कैलिबर है इन्हीं, क्योंकि हम लोग के पास बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन के साथ हम लोग ग्रो हुए हैं ना, रूथलेस कॉम्पिटिशन है हमारे मार्केट में। आज आप दुकान खोलिए, कल आपके बगल में सेम दुकान खोल देगा प्रोडक्ट वाला। करेक्ट। तो हम लोग अगर उससे बच के आगे निकले, तो हम लोग के अंदर कैलिबर है। और अगर हम बिना सरकार के सहयोग के अगर हम लोग सक्षम है खोलने के लिए बाहर, 5 साल हो गए हमारे, दो 14 जनवरी 2020 को हमने यूएई में खोलेगी अपनी पहली आउटलेट दुबई में, और आज तक चला रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सच्चा, हमारे अंदर कैलिबर है, तो आप सपोर्ट करिए। अरे मत सपोर्ट करिए, आप तो बस इतना बोल दीजिए वहाँ के एम्बेसडर से कि भाई हमको वहाँ के लोगों को बता दे कि इंडियन ब्रांड आया है, सूचना दे दे, इन्फॉर्मेशन टाइप का कुछ ब्रॉडकास्टिंग टाइप का कर दे। हम लोग को बस आप इंडियन स्टार्टअप को अगर आप ये भी दे देंगे ना, एक रिकग्निशन दे देंगे, वही उनके लिए ऊर्जा का साधन बन जाता है, उसमें ही आग लगाने लग जाते हैं। राइट। अब हम लोग का बिजनेस वीजा अगर कैंसिल किया वहाँ के, हम लोग रीच आउट करेंगे, पता नहीं लोग क्या बात करेंगे नहीं करेंगे, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा कैमरे में, बट मैं अपने अब बताओ ना, आप बताओ, डर ही इतना लग रहा है तो आप क्या क्या सपोर्ट सिस्टम की क्या बात करेंगे? मतलब हम बात नहीं कर पाते हैं। नहीं, ये तो ट्रू है। नहीं डरने वाली बात नहीं, एक्चुअली क्या है कि कैमरे में, क्योंकि जब आप इंटरनेशनली ग्रो करते हो, तो यू कैन नॉट टॉक रॉन्ग अबाउट योर गवर्नमेंट। है ना? कि हमारे यहाँ पे भी तो एफडीआईज़ हमको चाहिए। तो हमारी गवर्नमेंट, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी गवर्नमेंट ने इतना ओपन मार्केट रखा रखा हुआ है कि इतने सारे एमएनसीज़ इंडिया में आ सकते हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट को बस इतना भी करना चाहिए कि हम लोग को भी थोड़ा पुश करना चाहिए, जो इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। बहुत पोटेंशियल है यार सब। मतलब एक मोटिवेशन से मतलब चिंगारी लगा सकते हैं। अरे बहुत! आप डेलीगेट्स लेके जाते हैं। हाँ, अरे क्यों नेता नवाड़ियों को लेके जाते हैं हम डेलीगेट्स में? आप डेलीगेट्स में एंटरप्रेन्योर्स को लेके जाइए। सही बात है। लाइक मिस्टर मोदी डिड कामत जी को लेके गए। आप ऐसे लेके जाइए ना, जितने भी सीएम्स हैं वो भी लेके जाएँ एंटरप्रेन्योर्स को अपने साथ में। मुझे मत लेके जाएँ, मैं चला जाऊँगा। लेकिन और कि जो भी नए बदिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो अच्छा कर रहे हैं, उनको लेके जाइए। देखिए कितना मज़ा आएगा, आपका नाम रोशन होगा। ठीक है? मैंने एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू किया था। सो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला ट्रांसपेरेंसी सिस्टम नहीं है अपने इंडिया में। मैंने तो उन्होंने बोला वो तो डायरेक्टली काम करते थे पीएमओ में। उन्होंने बोला कि कर दो, आप ट्रांसपेरेंट कर दो, सब सेट हो जाएगा। मैंने बोला क्यों नहीं करते हैं? बोले ये नहीं पता। इनडायरेक्टली वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो आई थिंक वो पॉडकास्ट में वहाँ पे है हमारे पास कि वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो सब देख सकते हैं उस चीज़ को। अच्छा, दुबई में कैसा माहौल है? आपने वहाँ पे जब आपका आउटलेट लगाया, तो थोड़ा-सा अगर कंपैरिज़न करें इंडिया इंडिया की वर्सेस दुबई का। जैसे एक चीज़ और बोली जाती है कि दुबई में अगर कोई फूड खाएगा तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसको कभी उल्टी नहीं होगी, मतलब एकदम फूड पॉइज़निंग टाइप कुछ नहीं होगा, पर इंडिया में तो थोड़े-थोड़े दिनों में। बहुत डैम स्ट्रिंजेंट है फूड को लेके। बहुत अच्छी चीज़ है। पहले तो हमको बहुत खटक रहा था क्योंकि हमको चालू करने में बहुत मुश्किल हो रही थी। हम लोग वाकिफ़ नहीं थे। कुल्हड़ी हम लोग का वो कर लिया था, म्युनिसिपैलिटी ने रख लिया था कि भाई बताओ है क्या ये? इसका लेड कंटेंट क्या है, कैसा? तो फिर दिल्ली टेस्ट हाउस से रिपोर्ट वोपोर्ट बनवाई हमने। कुल्हड़ रख लिया? हाँ, कुल्हड़ जब्त हो गया था। कुल्हड़ क्यों ज़ब्त किया? क्योंकि वो खा फूड ग्रेड होता है, लेड कंटेंट चेक करना रहता है कि इसमें लेड कितना है। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग उसको वैसे नॉर्मल आयरन भट्टी की जगह हम लोग उसको उससे पकाते, कोयले से,
तो उसमें कार्बन के फुटप्रिंट ज़्यादा आते हैं, तो सारी चीज़ अलाउ नहीं करते वो लोग, बहुत अच्छी चीज़ है। तो हम लोग नहीं पता था, बहुत नुकसान हम लोग को बहुत हुआ, बहुत मुश्किल हुआ, कूलर टूटे, स्टार्टिंग में कूलर जब्त कर लिया, उसका वेयर हाउस के पैसे देने थे, हम लोग वहाँ पे नहीं रख सकते थे, शॉप पे वो रहता है, क्लॉज रहता है, आप नहीं रख सकते सारा, आपको एवरेज निकाल के उत्ते रखना है, आप खुद आउटलेट के अंदर नहीं जा सकते। आप डज़न्ट मैटर कि आप किचन में नहीं एंटर कर सकते हो, आप कितने भी बड़े ओनर हो, आपको कितनी भी अच्छा आता है, जो वहाँ से ट्रेंड है ऑफिशियली वही आते हैं। बहुत सारी चीज़ थी, तो हम लोग को थोड़ी-सी हम लोग को लगी थी स्टार्टिंग में, लेकिन हम लोग को ये देखा हमने अभिषेक भैया कि गज़ब का यार, वहाँ पे हर जगह पे आप खाना खा लो, हर जगह का टेस्ट आपको अद्भुत मिलेगा। बहुत टेस्टी, बहुत अच्छा खाना। कहीं भी खाओ, इंडियन रेस्टोरेंट, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, बांग्लादेशी रेस्टोरेंट, डज़न्ट मैटर। यू विल गेट द अमेजिंग फूड इन एंटायर यूएई। तो वहाँ पे क्या मतलब सब कुछ इंग्रीडिएंट अच्छे होते हैं और इंडिया में हम इंग्रीडिएंट खराब डालते हैं? डर इतना रहता है, ब्लैक लिस्ट कर देंगे, खत्म हो जाओगे, करोगे क्या? तो आपको हाई क्वालिटी इंग्रीडिएंट रखने हैं, पर इंडिया हाई में तो कुछ भी क्वालिटी, करें अपन। टेस्ट, लिमिटेड लोग हैं ना, कितने लोग हैं? जबलपुर जितनी तो जनसंख्या है वहाँ की। So it will spread like a wildfire. Nobody will come to your outlet. And especially when you working in the South Asian cuisine, कि जैसे आप इंडियन cuisine की बात करें, तो आप इंडियंस को, पाकिस्तानीज़ को, बांग्लादेशीज़ को टारगेट कर रहे हो। ये 3 कम्युनिटी नहीं आएँगे, मालूम पड़ जाएगा खराब बेच रहे हो कुछ चीज़। मतलब ये बताओ ना, जैसे स्टारबक्स हो गया, किट मतलब आपका पेप्सी हो गई, तो ये जो बाहर के जो ब्रांड इंडिया में आते हैं, वहाँ का अगर वहाँ से मंगाओगे तो टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। यहाँ के टेस्ट में बहुत डिफरेंस है। इंग्रीडिएंट्स में बहुत डिफरेंस है। तो क्या क्वालिटी हम सही नहीं दे रहे इंडिया में? शुगर लोग नहीं पीते हैं इतने बाहर, कंजप्शन इंडिया में जितना होता है। आप बड़े बेवरेजेस के ब्रांड के आप जिन्होंने नाम लिया, आप उनका इंग्रीडिएंट चेक करिए बाहर। हमारे यहाँ पे एक शेफ़ थे, बड़े सीनियर थे, मुंबई के थे। बताया था हमने, एक बार मुझे बोला, "सर, देयर इज़ वन लीगल ड्रग इन इंडिया व्हिच इज़ हाइली कंज्यूम्ड, दैट इज़ शुगर।" तो इंडिया में शुगर इतना बिकता है दबा के, बाहर नहीं बिकता है, तो लोग पीते कम है। और तो जेनेटिक हो गया ना, जैसे मान लो हज़ारों सालों से शुगर खाते हुए आ रहे हैं आई गेस, या तो या नहीं खाते हुए आ रहे हैं, खाते हुए आ रहे होंगे शायद। मैं देखिए, मैं इसलिए इसमें बहुत अच्छा बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे खुद को है। तो हर जितनी भी चीज़ आप खाते हैं, कार्ब्स जितना भी खाते हैं, इट विल इवेंचुअली ब्रेक डाउन इनटू ग्लूकोज़, दैट इज़ शुगर। तो आपको एक्सटर्नल शुगर कंज़्यूम करने की ज़रूरत नहीं रहती। आप शुगर ज़्यादा खाते हैं, आपके पैनक्रियाज़ में ज़्यादा लोड पड़ता है, और बहुत सारे डीमेरिट्स होते हैं, आपको फैट गेन बहुत ज़्यादा होता है। तो नहीं खाना चाहिए शुगर, एक्सटर्नल शुगर कंज़म्पशन आपको ज़रूरत ही नहीं है। तो हम लोग खाते हैं, हम लोग बेचते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होता है, और साल दर साल खा खा के हम लोग हर खुशी में मीठा खिला देते हैं। तो वो एक सबकॉन्शियस माइंड में बन गया है, ट्रिगर हो जाता है कि कुछ अच्छी है तभी मीठी है वो। इसलिए मीठा बिकता भी है अपने आप पे। ऐड भी तो बन गया है, कुछ मीठा हो जाए। हाँ, कुछ मीठा हो जाए, देखिएगा आपके उस चैनल पे उसका वो नहीं आ जाए। नहीं तो क्या होगा? आएगा तो आएगा, देखेंगे कैसे लेकिन आएगा। आजकल बहुत अच्छा हो रहा है ये चीज़। जैसे एक उन्होंने बहुत अच्छा किया ना, पढ़ेगा, लेबल पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, वो बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। फूड फार्मर। फूड फार्मा बहुत अच्छा किया। किसी को तो करना था, ही डिड इट। ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये मैं तो 3 साल से कर रहा था ये, लेकिन मैं खुद कर रहा था, और मैं तो ट्रैक करता हूँ हर बार व्हेनेवर आई ईट समथिंग, आई ट्रैक माय शुगर, देयर इज़ अ ट्रैकर इन प्रोडक्ट। मैं सलाह। कीप ऑन ट्रैकिंग कि मेरी शुगर्स कितनी है। सो आई नो द प्रोडक्ट वेरी वेल। मतलब क्या रीज़न है आपके हिसाब से, क्या रीज़न है कि इंडियन जो ब्रांड है वो इतने स्केलेबल नहीं हो पाते हैं? जितने बाहर के ब्रांड तुरंत एकदम देखा जाए तो बहुत मैसिव लेवल पे स्केलेबल है। अब मैं इसमें क्या बोलूँ यार? स्केलेबल नहीं हो पाता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। देखा-देखी, मुझे लगता है कि अगर आप कुछ अगर आप एक बहुत लार्जर पिक्चर को आप देख के पोर्ट्रे करो, दैट इज़ फाइन, यू कैन डू इट। फॉर एग्जांपल लाइक ओला डिड इट, हुँ। लाइक स्विगी डिड इट, कि उन्होंने, एक ने उबर को देख के चालू किया, रेप्लिका बहुत अच्छी बनाई, एक ने ज़ोमैटो को देख के चालू किया, रेप्लिका बहुत अच्छी बनाई, ज़ोमैटो में भी देख के बना आप। बट उसका परफेक्शन मैच करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने अगेन बोलता हूँ, बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है हमारे यहाँ पे। सर्वाइवल बहुत मुश्किल है, करेक्ट। इंफ्रा कॉस्ट बहुत महँगी है। हम लोग ज़रूर बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है इंडिया में, जो 10% आई गेस इंडिया में, अर्बन एरियाज़ में। अ, लेकिन फिर भी आपको सैलरी आप देखिए क्या जा रही है।
जिस चीज़ में बहुत ज़्यादा डिमांड है उसकी पोचिंग बहुत ज़्यादा होती है और उससे सैलरी बढ़ जाती है। तो आई गेस कि ये इतने खर्चे के आपको भी धंधा चलाना जब तक आप बहुत सॉलिड नहीं हो अपने धंधे में तो बहुत मुश्किल होता है। और इतना आसान नहीं है बिज़नेस चलाना। पहले आसान होता तो सभी कर लेते थे, आसान तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है। बिल्कुल भी आसान नहीं है। अनुभव जी, आपके अनुभव से बताओ कि दुबई में बिज़नेस करना आसान है या इंडिया में बिज़नेस करना आसान है? आसान तो चालू करना इंडिया में आसान है, अच्छा, चालू करना इंडिया में आसान है। चालू करने के बाद चलाना आई गेस दुबई में आसान है। एक बार स्थापित हो जाने के बाद में चलाना दुबई में आसान है। दुबई में एंट्री पहले एक तो ऐसा है कि पैसा ज़्यादा लगेगा, आपको वहाँ पे ओपन करने में। यही एक मेन एंट्री बैरियर है, बाकी दुबई में ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस अच्छा है। सब चीज़ सिस्टमैटिक है, चालू करने में मुश्किल है, मतलब चालू करने लोग के बाद लोग मुश्किल आते है। हैं वहाँ पे आराम से पैसा-वैसा खर्च करते हैं ईज़िली। बस इंडिया और दुबई में इतने अंतर है कि इंडिया में धंधा चालू करना आसान है, चलाना मुश्किल है। दुबई में धंधा चालू करना मुश्किल है लेकिन फिर चलाना आसान है। वाह! क्या यार, एक बार में आपने सिखा दिया है तो गज़ब की चीज़। मतलब सीखे हैं अभी जो हाँ, मतलब वो मैं भी भी कर एकदम लूँगा। ये थंब रूल नहीं है लेकिन हाँ। ऐसा मुझे लगता है अभी तक। क्या टफ़ है मतलब वहाँ पे, जैसे एंट्री बैरियर क्या है? मतलब कोई अगर जाना चाहे दुबई के अंदर, पैसा पैसा जिसके पास है वो ईज़िली जा सकता है। क्यों नहीं बनता? पैसा जिसके पास में उसको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। ₹2.5 करोड़ लगाया, गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। 2.5 करोड़ सो ₹5 करोड़ लगाया उसको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा। गोल्डन वीज़ा में आपको एक तो गोल्डन वीज़ा मिल जाता है, प्लस आपको अगर व्यापार करना है तो आप तो ऐसे भी कर सकते हो। फ्री होल्ड में आप अपनी एलएलसी बना दो एक कंपनी, चालू कर दो व्यापार। ऑफ़िस सेटअप करना तो और अच्छा है। आपको कहाँ मज़ा आ रहा है? इंडिया में मज़ा आता है या फिर बाहर अदर कंट्री में मज़ा आ रहा है आपको? वेरी बिग मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है। हमारा कम्फर्ट ज़ोन भी इंडिया है, तो मेरे को इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेकिन चैलेंजिंग मार्केट रहते हैं बाहर वाले और मुझे चैलेंज भी पसंद है, तो इसलिए इंटरनेशनल मार्केट भी अच्छा है। किस तरह का चैलेंज आता है मतलब? मतलब एंट्री बैरियर फाइनेंस वाइज़ भी एंट्री बैरियर, लीगैलिटी भी वाइज़ एंट्री बैरियर वहाँ के जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया में बहुत सिंपल फ्रैंचाइज़ी एग्रीमेंट बनता है, वहाँ पे एफडीडी बनता है। कनाडा की बात कर रहा हूँ, फ्रैंचाइज़ी डिस्क्लोज़र डॉक्यूमेंट बहुत थॉरोली स्टडी किया हुआ। ऐसा नहीं होता फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अगर यहाँ पे पैसे ले लिए, किसी से ₹1,00,000 टोकन के, तो मैंने मान लीजिए आर-एन-डी करने में कुछ चीज़ में समय लग गया। वहाँ पे अगर मैंने ₹1,00,000 ले लिए उससे और मैंने चालू करके नहीं दिया, तो वो रिवर्स बैक कैलकुलेशन करेगा कि यार अब मैं इस पैसे से इतना कर सकता हूँ और क्लेम ठोक देगा मेरे ऊपर। और वो 1,00,000 के मेरे को 1.5 लाख, 2 लाख भी लौटाने पड़ सकते हैं। अनलेस अंटिल आपने एफडीडी नहीं किया तो। एफडीडी बहुत स्ट्रॉन्ग है वहाँ की। और बाहर और भी चैलेंज ये आते हैं कि आपको आपके पार्टनर्स ढूँढ रहते हैं, आपको ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है। तो एक ऑपरेशन के लिए एक बंदा तगड़ा होना चाहिए जो जानकारी रखता हो वहाँ का। मतलब लोकल सपोर्ट चाहिए हो। उनको लोकल सपोर्ट तो चाहिए होगा। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे आपने फ्रैंचाइज़ी का बिज़नेस किया है, फ्रैंचाइज़ी मॉडल में ये बोला जाता है कि अगर किसी को फ्रैंचाइज़ी बेच दी और उसका अगर सेल नहीं आया, धंधा नहीं बन रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो आप? ये तो बिज़नेस है भैया। जब कल को मेरा खुद का आउटलेट होगा तो नहीं चलेगा क्या करूँगा? स्टारबक्स का खुद का आउटलेट नहीं चला वियतनाम में, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी कल्चर, ऑस्ट्रेलिया में नहीं चला था। आप कैसे हैंडल करोगे? मतलब आपके पास कोई बंदा आता है कि यार मैंने तुमसे इतना बड़ा पैसा मैं खर्च किया इतना एंड अब मेरा धंधा नहीं चल रहा है। अभी आप मेरे को अनुभव जी आपने तो बोला था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट हुआ करते हैं नहीं। ना, जो बोलते हैं वो करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब ऐसा थोड़ी बोलेंगे पैसा लेके आके डाल देंगे तिजोरी में, ये थोड़ी काम है। व्यापार में जितनी हेल्प कर सकेंगे करेंगे और हमारा पार्ट है, हमारा नाम है। मैं थोड़ी चाहूँगा मेरा बोर्ड कहीं सुधर जाए। हम लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। फैट टीम है हमारी फ्रेंचाइज़ी टीम है, वो भी मेहनत करती है। इतनी ऐसा भी नहीं कि हमारी शॉप्स नहीं बंद हुई, कि हमने बहुत जादू की छड़ी चला दी या हम बहुत ही अच्छा कर दिए। इतनी बड़ी कंपनी भी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। लेकिन हम लोग पूरी मेहनत करते हैं कि हमारी दुकानें चलें। जितना भी हमारा तजुर्बा है 10 साल का जितना भी हमने किया है, तो हमारी दुकान एक तो चली गई थी तो उसकी पूरी दुकान वापस चालू करवाई सोचिए आप। आप अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो, पूरा पैसा हमने दिया। तो ऐसी भी चीज़ करते हैं। मतलब केसेस आते होंगे आपके पास। बिल्कुल आपने क्यों नहीं आते? किसने बोला कि ऐसी 100% आते हैं। मतलब मतलब मैजिक फ़ॉर्मूला नहीं है कोई बिज़नेस चलाने का कि यार मतलब मैंने एक वो छड़ी घुमाई, XYZ फ़ॉर्मूला किया और इज़ इक्वल टू 1 हो गया। कोई मैजिक फ़ॉर्मूला नहीं है। मैं तो सिंपल बोलता हूँ, मैं कैमरे में देख के बोल रहा हूँ कि अगर कोई भी मेरी फ्रेंचाइज़ी लेना चाहे, मैं ये ज़रूर ठान के आएँगे कि देयर इज़ अ रिस्क इन्वॉल्वड इन इट। रिस्क फ्री बिज़नेस नहीं है। रिस्क फ्री बिज़नेस आप चाहिए, आपको रिटर्न चाहिए, एफडी मिलना चाहिए दैट्स इट। उसमें भी रिस्क है ना सर, बैंक डूब गया तो 5 लाख ही मिलते हैं। रिस्क तो हर जगह पे है, रिस्क तो हर जगह है। सी आपको रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, व्यापार बिना रिस्क के थोड़ी चलता है। कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए ना, आप हमारे साथ काम कर रहे हैं, हम ऐसा थोड़ी कि आपको कुछ भी टिका देंगे। 10 साल से काम कर रहे हैं।
नहीं तो इतनी बड़ी हवा जो उड़ी थी अभी बीच में आपने देखी होगी, तो उसमें उसमें उस बवंडर में हम भी आ जाते, हम आए? नहीं आए। ज़्यादा आउटलेट है हमारे, ज़्यादा समय से काम कर रहे हैं। करेक्ट। मतलब भागना है पर फ़ास्ट भाग नहीं भागना है। मतलब मैंने मतलब क्योंकि सब जैसे मैं किसी ट्रेडर के साथ में पॉडकास्ट करता हूँ, थोड़ा यंग बहुत यंग बंदों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, तो थोड़ा वो हो गए हैं करोड़पति और दुबई वुबई, अच्छा बिज़नेस है ट्रेडिंग वेडिंग का खतरनाक। तो पीपल कॉल्ड मी, अभिषेक यार अभी आप यार ओल्ड माइंडसेट हो यार, पैसा तो चुटकी में बनाया जा सकता है। मैंने कहा बता दो भाई कोई, तो मैं हर फाउंडर से पूछता हूँ ये बात कि यार आप बताओ, आप तो रियल काम कर रहे हो, तो क्या वास्तव में अर्ली स्टेज पे पैसा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता? ये गेट क्विक रिच स्कीम तो मैं बिल्कुल नहीं समझता हूँ। मैं उस चीज़ में, मुझे पसंद ही नहीं है वो। मतलब मैं शायद कर ही नहीं पाऊँगा। हाँ। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होने के लिए, पिलर्स मजबूत होने के लिए समय लगता है। एक बार पिलर्स मजबूत है ना आपके, तो फिर आप कितनी भी ऊँची इमारत खड़ी कर लो। पिलर्स बहुत मजबूत होने चाहिए, बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। बेस मजबूत होने में टाइम लगता है, इतना आसान नहीं होता। बुर्ज खलीफा जब बना था, तो उसमें बहुत सारे स्टील की सिल्ली डाली थी, कंक्रीट भरा था, उसमें टाइम लगा था। फिर उसको कोई उतने वो कोई तो आपको फंडामेंटल्स बेस बहुत मजबूत होना चाहिए। अच्छा, बिज़नेस में एथिक्स कितने इम्पोर्टेंट है? मतलब अब जैसे दारू भी बेची जा रही है, बिज़नेस कर रहे हैं, सिगरेट भी बेची जा रही है, बिज़नेस कर रहे हैं, चाय भी बेची जा रही है, बिज़नेस कर रहे हैं, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ, बिज़नेस कर रहा हूँ। तो एथिक्स को लाएँ बिज़नेस में या नहीं लाएँ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये बहुत ही पर्सनल चीज़ है, बहुत सब्जेक्टिव है, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक चाय व्यापारी हूँ, और अभी आज इंटरनेशनल टी डे है, अभी मैंने रिसेंटली डाला भी अभी कल। मैंने बोल दिया कि चाय हार्मफुल है, खाली पेट। तो बहुत सारे व्यापारी बोलेंगे कि ये बेवकूफ़ी है। उनके दृष्टि से सही भी होगा कि बेवकूफ़ी है, आप अपने कोर प्रोडक्ट के बारे में कैसे बोल सकते हो? बट एक हम रियल मतलब न्यू जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स, हमारे ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी हैव टू कीप मॉरल्स एंड वैल्यूज़, एथिक्स अलोंग विद डूइंग बिज़नेस, कि हम जो एक सोसाइटी इन जनरल के लिए काम कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। बहुत बढ़िया, एथिक्स के बिना आई थिंक बिज़नेस नहीं बनाया जा सकता। देखिए ना, अब देखिए माल बेचना हो ना, मैं पता है मैं सेल्स का आदमी हूँ। माल किसी को माथा देख के चंदन लगाना, पता नहीं कितना माल बेच देते हैं। हुँ। लेकिन किसी के जीवन की पूँजी लगती है भैया उसमें। हाँ, जीवनी लग जाती है। आप कैसे पैसे के लिए आप किसी को बेच सकते हो? नींद कैसे आएगी? मतलब लोगों को आ भी जाती है। मैं तो बिल्कुल, मैं हम लोग बहुत 4 पैसे कम कमाएँगे, चलेगा। इंडियन लॉ के अंदर एक क्लॉज़ है, वो ये है कि अगर आपने किसी का एक मर्डर कर दिया, तो जज बोलता है कि एक इंडिविजुअल आदमी को मारा है। तो व्यक्तिगत हो गया, बात कर रहा हूँ, एक ही आदमी को हार्म पहुँचा है। बट अगर फाइनेंशियल अगर आपने फ्रॉड किया है, तो वो हज़ारों लोगों के साथ आप करते हो, तो आप हज़ारों लोगों की मृत्यु कर रहे हो, तो आपको तो छोड़ा जा ही नहीं सकता। आपको यहाँ भी बच जाओ तो वहाँ कैसे बचोगे? हाँ, आप हज़ारों लाखों लोगों के साथ एक साथ स्कैम कर रहे हो। उनको मार दिया बेचारों को आपने। आप सोचिए ना कि अरे नहीं, वो तो करना ही नहीं चाहिए। आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेके चलनी चाहिए। अच्छा, एक बिज़नेस इंडिया के अंदर जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर होते हैं हमेशा, वो ऐसा तो नहीं है कि बहुत पैसा लगा के एकदम आप काम करते हो, हमेशा जुगाड़ से बिज़नेस बनाते हैं और बहुत सालों तक जुगाड़ से बनाते हैं। बिना जुगाड़ के ना सेल्स होती है, ना मार्केटिंग होती है, ये कर मेरे लेते पास हैं, तो वो एक कर पूरा लेते हैं। डिपार्टमेंट ही है जुगाड़ का। अच्छा, जुगाड़ डिपार्टमेंट है, मुझे नहीं उसका जो पता था। हेड लीड करता है, उसका नाम जुगाड़ इन चीफ है। हाँ, किस तरह के जुगाड़ करते हैं? अरे बहुत सारी जुगाड़ एक करता है। आध एग्ज़ाम्पल दे दो। सेटलमेंट वाले जुगाड़ करते हैं, मैं कैमरा कैसे होता है? अच्छा, मैं समझ गया। तो वो तो आई थिंक ऑडियंस भी समझ जाएगी कि सेटलमेंट के जुगाड़ है। अच्छा, जुगाड़ करना मतलब किस कंपनी को कब बंद कर देना चाहिए अदर देन सेटलमेंट? जुगाड़ तो कभी नहीं बंद हो सकता भैया किसी, मैंने बहुत बड़ी कंपनी देखा जो मुझे रीच आउट कर रही किसी जुगाड़ के लिए। बहुत बड़ी कंपनी। क्या कहती है? कुछ भी जो उनको ऐसा कुछ चाहिए रहता है, जो ऑफ द ट्रैक रहता है। तो आई आई गेस जुगाड़ तो इंडिया में बिना जुगाड़ के तो काम नहीं होता है। जुगाड़ का जुगाड़ की डेफिनेशन बहुत वास्ट है, उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। अच्छा, एक इंसिडेंट डिस्कस करते हैं। मतलब कुणाल कामरा जी को आप जानते होंगे, शायद, तो उन्होंने एक ट्वीट करते हैं कि अपने प्रोडक्ट पे ध्यान दीजिए, हुँ। एक इलेक्ट्रिक कंपनी के फाउंडर को। तो उनको गुस्सा आ जाता है और वो फिर उसके बाद में वो लिख देते हैं कि भाई अगर तुमको आता तो तुम बना लो प्रोडक्ट। तो वो थोड़ी तीखी बहस हो जाती है। अगर आपको भी कोई बोल दे कि यार तुम्हें चाय में शुगर कम है या फिर ऐसा कुछ कमेंट आपके पास आ जाए, तो आप उसको कैसे प्रतिक्रिया देंगे? आई विल टेक इट एज़ अ फीडबैक। मतलब आपको गुस्सा नहीं आता है? गुस्सा करके क्या कर लेंगे? हम हमारे पास में किसी ने ट्वीट किया था बहुत टाइम पहले, मैं उनका नाम बोल देता हूँ। तजिंदर भैया हैं, तजिंदर सिंह बग्गा, ही इज़ वेरी फेमस इन ट्विटर।
बहुत फेमस है वो। उन्होंने ट्वीट कर दिया था, हाँ, हमारे यहाँ पे ऑफिस में हड़कंप मच गई कि यार ये क्या हो गया, क्या हुआ? किसी ने ट्वीट कर लिया चाय सुट्टा बार। फिर मैं उनसे जाके मिला बहुत टाइम बाद, भैया ऐसा-ऐसा है। नाउ ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी क्लोज़, वेरी क्या गुड। ट्वीट किया था उन्होंने? कि मैं चाय के लिए गया था और यहाँ पे मेरे को चाय मिली नहीं। वो एक्चुअली क्लोज़ हो गया था वो आउटलेट, टाइम हो गया था। अच्छा नवंबर बट ही उन्होंने बहुत स ज़्यादा टाइम दूर से ट्रैवल किए थे चाय के लिए। वो चाय के बड़े शौकीन हैं। चाय के लिए बहुत दूर से ट्रैवल किए, तो जब तक आए तो चाय खत्म हो गई थी, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं था देने की। तो नाराज़ हो गए थे। नाराज़गी मैंने बाद में दूर की। बहुत काम कर रहे हो यार अनुभव जी आप। ये बताओ कि जैसे इडली डोसा के अंदर हज़ारों वैराइटीज़ होती है, वैसे चाय के अंदर भी वैराइटी मिलेगी क्या बहुत सारी? हाँ, चाय इज़ अ बिग इंस्टी यार, इट्स अ बिग इंस्टीट्यूशन। हैं? बहुत बड़ी चीज़ है चाय। चाय में तो बाप रे! So, India is the second highest producer of tea after China, and also the highest consumer per capita तो नहीं बोलेंगे, लेकिन yes, highest consumer of चाय in the world. इंडिया में चाय बनाने और चाय कंज्यूम करने के तरीके बहुत अलग-अलग हैं। चाय उगाने के भी तरीके अलग हैं। कई चाय चाय बेसिकली दुआस, दार्जिलिंग, असम के गार्डन में होती है, या डाउन साउथ में भी होती है। तो कई जगह चाय पत्ती के कलर अलग रहते हैं, जिसको हम लोग लिकर बोलते हैं। कई जगह कड़कनेस अलग रहती है, कड़कनेस का अलग फैक्टर है। कई जगह अरोमा अच्छा रहता है। सो वी हैव टू ब्लेंड ऑल दिस थिंग टू मेक। अब आप सोचिए 3 चीज़ों से, ये बेसिक 3 चीज़ बताइए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होते हैं। इन 3 चीज़ों से आप कितने सारे फैक्टर्स बना सकते हैं? जस्ट थिंक अबाउट इट। और उसमें आप मिल्क और विदाउट मिल्क यूज़ कर लीजिए, एक ऐड कर लीजिए, शुगर विदाउट शुगर ऐड कर लीजिए। देयर आर नंबर ऑफ थिंग्स। आपने एक थोड़े दिन पहले एक वीडियो बनाया था कि अगर आप पे ताड़ी बिकती है, ओह हो! तो आप कभी खोलना चाहोगे क्या ताड़ी का बिज़नेस? कभी नहीं, क्यों नहीं? एक्चुअली वो मेरा ऑब्ज़र्वेशन ऐसा था कि मैं गया था बाली, तो देखा मैंने। हाँ, और उसके पहले मैं गया था एक जगह पे स्पीच देने, झारखंड में। हुँ। वहाँ पे मैंने बड़ा वो देखा, मैं बोला कि रास्ते में क्या बिक रहा है? मैंने गाड़ी रुकवाई, मैंने बोला क्या है बताइए, ताड़ी-वाड़ी क्या है? बता रहे थे बच्चे सारे। देखा ₹10-10 की पानी की यूज़्ड बॉटल में बेच रहे थे और लोग पी रहे थे, ले रहे थे। बड़ा इंटरेस्टिंग ऑब्ज़र्वेशन लगा मुझे। मैंने खरीदी भी वो बोतल। तो जो लोग पीते थे उनके लिए रखी भी मैंने। मैंने उनसे पूछा था शेल्फ लाइफ़ क्या है? बोले सर 1-2 दिन में खराब नहीं होती, लेकिन इसका टेस्ट बदलने जाता है। तो मैंने दिमाग लगाया क्या, कि इसका अगर इसको और बेहतरीकरण किया जाए, प्रोसेस अच्छा किया जाए, पैकेजिंग अच्छी की जाए। देसी शराब के साथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ट्रस्ट इश्यूज़ कि ज़हरीली शराब होती है। साला अगर वो कोई इरेडिकेट कर देना अच्छा प्रोसेस करके, ये इंटरनेशनल मार्केट के लिए तो बहुत ज़्यादा 2% है सिर्फ़ अभी इंटरनेशनल मार्केट का, सोचिए आप। इतना, अगर मैं साइज़ की बात करूँ, इट्स अ 10 टाइम बिगर देन द बॉलीवुड इंडस्ट्री, 10 गुना बॉलीवुड इंडस्ट्री का टोटल टर्नओवर की बात कर रहा हूँ मैं। 10 टाइम्स देसी दारू, बिग, बिग, बिग इंडस्ट्री। नाम सजेस्ट कर देता हूँ, रियल तेवर बन के बनाना। अगर किसी को बिज़नेस करना हो दारू का, रियल तेवर। बहुत चली, बहुत चली। इंडिया में कंजप्शन भी बहुत है, लेकिन मैं कभी भी इंडियन कंजप्शन के लिए नहीं सजेस्ट करूँगा। मैं चाहूँगा कि आप इंटरनेशनल इसको बनाएँ। बहुत बढ़िया अनुभव जी यार, बहुत मेहनत कर रहे हो आप और बहुत बढ़िया बिज़नेस कर रहे हो। आई होप 600 की जगह 6000 आउटलेट बनाओ और एक बार हमारे पॉडकास्ट में फिर आओ। हम लोगों को बताएँ कि 600 से 6000 तक की जर्नी कैसी थी? तब तक आपके 60,000 पॉडकास्ट हो जाएँगे। नहीं बट हम चाहते हैं कि जितना जल्दी आप ग्रो करोगे हम भी थोड़ा-थोड़ा बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपके लिए कुछ लाइनें लिख के लाया था। मैं हारूँगा नहीं, मैं ये बात जानता हूँ। ये बातें आपके लिए है। आप बोल रहे हो ये। मैं हारूँगा नहीं, मैं जानता हूँ। मैं हारूँगा नहीं, मैं ये बात जानता हूँ। चाहे कितनी बार भी टूट जाऊँ, हिम्मत नहीं हारूँगा। चाहे आगे कोई रास्ता भी ना दिखे, तब भी मैं लड़ता रहूँगा। क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ज़िंदगी एक ही बार मिली है और मैं इसे अफ़सोस में नहीं बिता सकता। बहुत शानदार भैया। थैंक यू अनुभव जी, यहाँ आने के लिए, बैंगलोर में हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच, काफ़ी इंटरेस्टिंग आपके साथ आज वार्तालाप हो गई हमारी और देखते हैं ऑडियंस को कैसा लगता है। आई गेस अनुभव जी जब बोलते हैं तो ऑडियंस धड़ाधड़ धड़ाधड़ कमेंट करती है। प्लीज़ देख लेना, हमारे ऊपर थोड़ा ध्यान रख लेना। थैंक यू सो मच अनुभव जी। थैंक यू अजय भैया, थैंक यू।